नमस्कार, आपका स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। मैं चिराग कोठारी आईआईटी कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अनुबंध प्रबंधन से जुड़ी कुछ मुख्य शब्दावली की टर्म्स पे। यह हमारे अनुबंध प्रबंधन मॉड्यूल का एक आखिरी भाग है। अभी तक हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। फिर हमने चर्चा की थी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने चर्चा की थी अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कुछ मुख्य शब्दावली पर। यह एक छोटा सा लेक्चर रहेगा। आइए हम बात करते हैं कुछ की टर्म्स की जो हर निर्माण प्रबंधन में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आमतौर पर रहती हैं। सबसे पहला है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, फिर हम चर्चा करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, फिर हम चर्चा करेंगे रिटेंशन मनी पे, मोबिलाइजेशन एडवांस पे, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड पे और लिक्विडेटेड डैमेजेस पे। आज का यह लेक्चर इन्हीं शब्दावली पे चर्चा करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की। जानते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का उपयोग टेंडर एवं बिडिंग की प्रक्रिया में किया जाता है। यह वह भुगतान या जमा राशि होती है जो बिडर द्वारा मालिक के पास जमा की जाती है। जो भी एजेंसी या व्यक्ति बिड कर रहा है वह मालिक को यह राशि देता है। इस राशि के माध्यम से बिडर की अनुबंध के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट तथा गंभीरता, सीरियसनेस सुनिश्चित हो जाती है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टेंडर है जहां पर ओनर चाहते हैं कि उनका घर बनाया जाए। अब उन्होंने मान लीजिए एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT निकाला। अलग अलग बिडर्स ने बिड किया। उन्होंने कहा कि वह कितनी राशि में यह मकान बना देंगे। उस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लिखी होती है। जो भी व्यक्ति वह बिड जमा करता है उसे यह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि अगर यह कार्य उस बिडर को दिया जाता है तो वह इसे पक्का से करेगा। अगर किसी कारण से वह बिडर मना करता है काम करने से तो जो मालिक है या ओनर है वह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को अपने पास रख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जितने भी बिडर्स होते हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं वह सब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को सबमिट करते हैं, और बाद में अगर मान लीजिए उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो यह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उन्हें रिफंड कर दी जाती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक दूसरी मुख्य टर्म पर जो है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी आमतौर पर हर रनिंग अकाउंट बिल में कुछ अमाउंट होता है जिसे रोक लिया जाता है। मान लीजिए इस महीने में काम हुआ 100 रुपये का, तो मालिक 100 रुपये देने की जगह कुछ प्रतिशत, मान लीजिए 5 से 10% अपने पास रखता है और सिर्फ बचे हुए 90 रुपये का भुगतान करता है। रिटेंशन मनी उस राशि को कहा जाता है जो मालिक ठेकेदार द्वारा अधूरे कार्य या ऐसे कार्य जो मानकों के अनुसार नहीं हुए हों उनको ठीक कराने के लिए सुरक्षा के रूप में रख लेता है। जनरली मैंने आपको बताया यह एक निश्चित प्रतिशत होता है। रिटेंशन मनी से यह सुनिश्चित हो जाता है कि मान लीजिए जो कार्य आज किया गया है, जिसका मान लीजिए इस महीने के अंत में पेमेंट होगा, उसमें अगर किसी भी कारण की कोई प्रॉब्लम आती है या मान लीजिए कोई छोटा कार्य बचा हुआ रह जाता है तो उस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी और ओनर अपने पास रिटेंशन मनी रखकर
सुरक्षित महसूस करता है, यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वह उस कार्य को पूर्ण करेगा। रिटेंशन मनी आमतौर पर किसी भी प्रोजेक्ट के अंत में कुछ महीने बाद लौटा दी जाती है। तो हमने बात की कि हर रनिंग अकाउंट बिल या हर महीने जो बिल होता है उससे कुछ राशि काट दी जाती है और बचा हुआ भुगतान किया जाता है। यह राशि ओनर के पास रहती है और प्रोजेक्ट एंड होने के बाद कुछ महीने बाद वह राशि लौटा दी जाती है, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि सब कार्य पूर्ण हो चुका है और सही तरीके से हो चुका है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और टर्म पर, जो है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस आप शब्द से समझ चुके होंगे कि यह ठेकेदार को किया गया प्रारंभिक भुगतान, इनिशियल पेमेंट होता है। यह ठेकेदार को अनुबंध के अनुरूप निर्माण कार्य शुरू करने तथा उसे एग्जीक्यूट करने में सहायक होता है। मोबिलाइजेशन एडवांस आमतौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स पर होता है। मोबिलाइजेशन एडवांस कार्य शुरू होने के पहले दिया जाता है, लेकिन मालिक चाहे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं। जैसे कि मालिक कह सकते हैं कि मोबिलाइजेशन एडवांस इसी शर्त पर मिलेगा कि ठेकेदार कम से कम अपने 10 इंजीनियर्स और मान लीजिए कुछ मशीन्स, क्रेन्स आदि को मोबिलाइज करे, साइट पर लेके आए। जब वह इन्हें साइट पर लेके आ जाएगा तो उन्हें मोबिलाइजेशन एडवांस मिल जाएगा। अनुबंध में यह भी लिखा रहता है कि मोबिलाइजेशन एडवांस वापस चुकाना है कि नहीं। अगर मोबिलाइजेशन एडवांस को वापस चुकाना होता है तो जनरली हर रनिंग अकाउंट बिल, हर आरए बिल का कुछ परसेंटेज मोबिलाइजेशन एडवांस का वापस भुगतान करने में उपयोग होता है। इसके बाद आता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी निर्माण अनुबंध का एक बहुत ज़रूरी भाग है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड किसी भी निर्माण परियोजना के पूरे होने के बाद का एक निश्चित अवधि है, स्पेसिफाइड पीरियड है, जिसमें कहा जाता है कि अगर इस दौरान कोई भी दोष आता है या किसी भी दोष को ठीक करना होता है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी, और किसी भी प्रकार का अगर कोई खर्चा होता है तो वह भी ठेकेदार उठाएगा। जनरली अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अलग अलग रहता है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर आमतौर पर 2 से 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्माण पूर्ण होने के बाद अगर 2 से 3 साल तक कोई भी समस्या आती है तो ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह उस समस्या को दूर करे। इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पर। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से अलग होता है। मैंने बताया था अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट सभी बिडर्स जो बिड कर रहे हैं वो सब भरते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ वह ठेकेदार भरता है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अनुबंध में दिए परिभाषित दायित्व, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उसका पालन करवाने में सुरक्षा के रूप में मालिक के पास रहता है। मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ते हैं तो हम मालिक को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। यह राशि ओनर के पास रहती है। मान लीजिए किसी कारण से जो ठेकेदार है वह कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हर कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो मालिक के पास यह ऑप्शन होता है कि वह सिक्योरिटी डिपॉजिट को यूज़ कर सके और उस कार्य को पूरा करा सके। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह की सुरक्षा राशि है जो मालिक के पास रहती है, जिससे यह सुनिश्चित कराना आसान हो जाता है कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हर कंडीशन और ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा और हर बात का पालन करेगा। आखिरी टर्म जो निर्माण प्रबंधन में बहुत इंपॉर्टेंट है वह है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनुबंध में किसी एक पक्ष को होने वाले ऐसे नुकसान जिनको परिभाषित कर पाना मुश्किल हो, उन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। अब किसी कारण से वह फैक्ट्री
का निर्माण मान लीजिए 6 महीना लेट हो जाता है। अब ओनर या मालिक कह सकते हैं कि 6 महीने किसी फैक्ट्री के लेट होने से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान का एग्जैक्ट मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है, या कई बार यह हो सकता है कि वह जो नुकसान है वह इतना ज़्यादा है कि वह कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ठेकेदार उसे देने के लिए नहीं मानता है। इन तरह की सभी समस्याओं से बचने के लिए आमतौर पर किसी भी अनुबंध में पहले ही एक लिक्विडेटेड डैमेज का क्लॉज होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी भी कारण से कोई प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य लेट होता है तो कितना राशि भुगतान किया जाएगा। अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में नुकसान का भुगतान कैसे होगा और उस नुकसान का आकलन कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जब अनुबंध बन रहा है तभी की जाती है। और लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज अगर किसी कारण से निर्माण कार्य लेट होता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज तभी यूज़ होता है अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट मान लीजिए लेट हो जाता है या किसी एक पक्ष का ऐसा कुछ नुकसान होता है जिसका मूल्यांकन कर पाना मुश्किल है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ मुख्य शब्दों पर चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ अन्य शब्द हैं जो आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, लेकिन इस लेक्चर का उद्देश्य था कि कुछ शब्दावली जो निर्माण प्रबंधन या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आमतौर पर यूज़ होती है उस पर चर्चा की जाए। यह कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।